Hello my dear MDS PNs, how are you all? As know that this is Danish here and welcome back to my YouTube channel MDS Pharmacy। तो फार्मडी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। एंड इस पार्टिकुलर चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सो दैट किस तरह से हमें इसको पढ़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेबस। तो यह है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फार्मडी फर्स्ट ईयर का सिलेबस, और इसमें अभी तक हमें 9 चैप्टर्स हमने अभी तक इसमें पढ़ लिए हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जो कि 10th चैप्टर है, ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सो दैट क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन हमें जाननी है नर्वस सिस्टम के बारे में। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड फंक्शनल एरियाज में पढ़ने हैं सेरिब्रम के। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें पढ़नी है सेरिबैलम की एंड मिड ब्रेन की। थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया के बारे में हमें पढ़ना है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमें पढ़ना है। स्पाइनल नर्व्स के बारे में जानना है। स्पाइनल कॉर्ड की जो स्ट्रक्चर हैं, जो रिफ्लेक्सेस हैं, उनके बारे में पढ़ना है। क्रेनियल नर्व्स के जो नेम्स हैं एंड जो फंक्शंस हैं, उनके बारे में हमें जानना है। एंड लास्ट में हम एनाटॉमी यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी एंड फंक्शंस हम जानेंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का ओवरव्यू है, जो आपका सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कंसाइज करके पढ़ेंगे एंड काफ़ी अच्छे से पूरे चैप्टर को एकदम ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से हमें 3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करना है, तो मैं आपको नोट्स के थ्रू दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये नोट्स हैं हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फार्मडी फर्स्ट ईयर के लिए। तो चैप्टर 10th, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम, तो इस चैप्टर को जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 3 लेक्चर्स में हमें पढ़ना है। तो आज का हमारा इस पार्टिकुलर चैप्टर 10th का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली ओवरव्यू हम जानेंगे। यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे नर्वस सिस्टम की। ठीक है, डेफिनेशन तो यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम जानेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पर हम जान रहे होंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक है, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ब्रेन को। ठीक है, एंड ब्रेन में आप यहाँ पर आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4 ब्रेन के बारे में डिटेल में। ठीक है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे। ठीक है, थोड़ा सारा इसका क्लासिफिकेशन हम जान लेंगे और डिटेल में आज हम 4 ब्रेन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 4 ब्रेन जो कि प्रोजेंसेफ्लॉन है, इसमें हमें सेरेब्रम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिमिलरली जो फंक्शंस हैं सेरिब्रम के, फ्रंटल लोब के क्या फंक्शंस हैं, पैराइटल लोब के क्या फंक्शंस हैं, टेम्पोरल लोब के एंड ऑसिपिटल लोब्स के, इनके क्या क्या पार्टिकुलर फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। बेसल गैंग्लिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि लिम्बिक सिस्टम भी बनाता है। ठीक है, ठीक। और डायंसेफ्लॉन में हम एपिथैलेमस एंड थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे एंड इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारा जो लेक्चर होगा इस पार्टिकुलर चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में, यानी कि मेसेनसेफ्लॉन के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, टेक्टम के बारे में। ठीक है, एंड टैगमेंटम के बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे, सेरिब्रल पेडंकल्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे मिड ब्रेन में। एंड हाइंड ब्रेन हम आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे, और हाइंड ब्रेन में हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में पढ़ रहे होंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे सेरिबेलम के बारे में। सिमिलरली पोन्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। मेनिंजिस के बारे में सेकंड लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर। ठीक है, मेनिंजिस यानी कि जो ब्रेन की कवरिंग है उसके बारे में हम जानने होंगे। मेनिंजाइटिस जो एक डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। एंड जो क्रेनियल नर्व्स हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे सेकंड लेक्चर में बेसिकली। ठीक है, फिर हम जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा इस पार्टिकुलर चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस के बारे में, स्पाइनल नर्व्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से हम जान रहे होंगे। जो इंपॉर्टेंस है रिफ्लेक्स एक्शन की उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे हम रिफ्लेक्स एक्शन की जो हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थोड़ी थोड़ी जान रहे होंगे। यहाँ पर हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ रहे होंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में उसके एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे होंगे। उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में हम जान रहे होंगे एंड इस चैप्टर को हम एंड कर रहे होंगे। सो दैट ये कंक्लूजन है आपके चैप्टर 10th का, दैट इज नर्वस सिस्टम का। काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। ठीक है, बट बिल्कुल हलवा बनाकर काफ़ी अच्छे से इसको हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, सो दैट लेक्चर को करते हैं यहाँ पर हम स्टार्ट। नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द नर्व्स एंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नर्वस सिस्टम बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं आपके ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, क्रेनियल नर्व्स के बारे में, स्पाइनल नर्व्स के बारे में, जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, ब्रेन से मैसेज जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट किस तरह से सारा कुछ ये वर्क होता है, किस तरह से सारा का सारी इसकी फिजियोलॉजी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं बेसिकली नर्वस सिस्टम में। ठीक है, यानी कि अगर हम यूँ कहें कि आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से वो किसी
किसी पार्टिकुलर फंक्शंस के लिए किस तरह से एक्शन और रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? बेसिकली नर्व्स का नेटवर्क है, नसों का नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पर नसें ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है, नर्व्स हैं जो बेसिकली सिग्नलिंग का काम करती हैं, यानी कि इंपल्सिस को जनरेट करने का, इंपल्सिस को पास करने का काम करती हैं। इंपल्सिस जनरेट होते हैं ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, और उनको लेकर जाती हैं नर्व्स, ठीक है, किसी पार्टिकुलर ऑर्गन के पास में, ठीक है। ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम में। तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, दैट सेंड्स मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, जो कि मैसेजेस को भेजता है ब्रेन के यानी कि आपके दिमाग के और आपकी बॉडी के बीच में। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स all the body functions including the movement, sensation, perception and response to stimuli, as responsible for everything from thought and movement to sensation and the internal organs regulation थ्रू ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व्स एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो मैसेजेस और जो सिग्नल्स पास हो रहे हैं ब्रेन से, ठीक है, बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है, और जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को, ठीक है, इंक्लूडिंग चाहे आपका मूवमेंट हो, आपका चलना फिरना हो, आपका सेंसेशन हो, ठीक है, किसी गर्म चीज़ पर, चाय के कप पर आपका हाथ लगा और आपने हाथ एकदम से अपना बचा लिया, सो दैट सेंसेशन, किसी चीज़ को आप सेंस कर रहे हो, कोल्ड को, ठंडी को, गर्मी को, ठीक है, बरसात को, इन सारी चीज़ों का आप सेंस कर पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, सेंसेशन, परसेप्शन, ठीक है, आप किसी चीज़ को रिएक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, रेस्पॉन्स कर रहे हो आप स्टिमुलाई का, एज रेस्पॉन्सिबल, जो कि रेस्पॉन्सिबल है सभी चीज़ों के लिए, बेसिकली आपके थॉट, ठीक है, आपकी सोच, आपका मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट से लेकर सेंसेशन तक, ठीक है, और इसी तरह से जो इंटरनल ऑर्गन्स के रेगुलेशंस हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू बेसिकली सिग्नल्स पास होते हैं और ये सारे का सारी इसकी फिजियोलॉजी एक तरह से ये होती है, ठीक है, फंक्शन से परफॉर्म करते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स का रेगुलेशन थ्रू एंड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ये सारा कुछ हो रहा होता है एंड ये सारा कुछ हमें पढ़ना है इस पार्टिकुलर चैप्टर में, नर्वस सिस्टम में। सो दैट डेफिनेशन को हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम है इसको बेसिकली हम डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से, ठीक है, जहाँ पर 3D डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं 3D आपको एक तरह से एनाटॉमी के थ्रू भी काफ़ी अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम क्लियर कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से, यानी कि इस लेक्चर को देखने के बाद में आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड्स ऑल द नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स। जो हमारा जो बेसिकली स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि इंक्लूड करता है सभी नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स को, तो इसको हम दो मेन डिवीजन्स में बांट देते हैं, हैज़ टू मेन डिवीजन्स, नेमली द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज PNS। दे आर एज फॉलोज, और इसको हम यहाँ पर डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखो, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यानी कि आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड ये मिलकर क्या बनाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। यानी कि मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पर खुलासा कर दूं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं आपकी एक तरह से हम कह सकते हैं नर्व्स। जो नर्व्स ब्रेन से निकल रहे हैं उनको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं उनको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। और ये क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, ये ब्रेन से मैसेजेस लेकर जाते हैं आपके ऑर्गन्स के पास में, आपके मूवमेंट के लिए। ये सारे के सारे जो इंपल्सेस ये जनरेट बेसिकली पास आउट करते हैं, तो ये सारा कुछ होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एक्ट एज इंटीग्रेटिंग एंड कमांड सेंटर फॉर द नर्वस सिस्टम, जो बेसिकली एक इंटीग्रेटिंग और कमांड सेंटर है, यानी कि कंट्रोल करता है आपकी बॉडी के एक तरह से फंक्शंस को। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंड रेगुलेटिंग द इंटरनल फंक्शंस। जो इंटरनल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, इंटरनल फंक्शंस हैं, आप ब्रीथिंग कर पा रहे हो, ठीक है, आपका हार्ट जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, एंड जो स्टमक है उसमें चर्निंग मूवमेंट्स हो रहे हैं, HCl का सिक्रेशन हो रहा है, ये सारा कुछ बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा से मैसेजेस बेसिकली आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी एक तरह से इवेंट्स हैं, तो ये सारा कुछ कंट्रोल हो पा रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंसिस्ट करता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्सिस जनरेट होते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उन इम्पल्सिस को जो लेकर जाता है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स, जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही हैं, और स्पाइनल नर्व्स, यानी कि वो नर्व्स जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, ठीक है। बाहर कुछ लोग
बम पटाखे फोड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों फोड़ रहे हैं, ठीक है, बट कंसंट्रेट हमें करना है अपनी स्टडी पर, ठीक है, डजेंट मैटर कौन क्या कर रहा है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द सीएनएस। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो पार्ट है नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग, ठीक है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दैट इज पीएनएस, ठीक है। अब यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से हम इसको कंसाइज कर पढ़ते हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मेनली नर्व्स, जो कि बेसिकली कंसिस्ट करता है, मेनली नर्व्स कंसिस्ट करता है, इंक्लूडिंग 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। 12 पेयर क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो कि आपकी ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, जो कि ब्रेन से निकलती हैं, एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और 31 पेयर क्या है, स्पाइनल नर्व्स हैं, जो कि किससे निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। यानी कि इंपल्सेस जनरेट हुए ब्रेन में, अब उन इंपल्सेस को लेकर कौन जाएंगे, क्रेनियल नर्व्स लेकर जाएंगी, जो कि 12 पेयर हैं, ठीक है। कहाँ पर लेकर जाएंगी, आपके बॉडी के पास, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाएंगी। सिमिलरली जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से निकलेंगे 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स, वो जो है जो सिग्नल्स हैं, जो इंपल्सेस हैं, उनको क्या करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी, यानी कि उनको एक तरह से लेकर जाएंगे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के पास तक, ठीक है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिलेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी ऑर्गन्स, आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स एंड टोज एक्सेट्रा, ठीक है। जो बेसिकली यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो रिले करता है, ठीक है, लेकर जाता है इन्फॉर्मेशन को, कहाँ से, आपके ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जाता है कहाँ पर, आपके बॉडी के ऑर्गन्स तक, आर्म्स तक, लेग्स तक, फिंगर्स तक, टोज तक, एंड मीन्स दैट जहाँ पर वो इम्पल्स जाना है वहाँ पर लेकर जो जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करता है, रिलेज करने का जो काम करता है, सो दैट वो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज पीएनएस। द पीएनएस इज फर्दर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द फंक्शंस इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमने सबसे पहले डिवाइड करा था नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने जाना कि भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि इंपल्सेस जनरेट करता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने जाना कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स जो हैं, जो कि एक तरह से ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं रेस्पेक्टिवली, ये इंपल्सेस को रिले करती हैं, ठीक है, लेकर जाती हैं आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के पास तक, आर्म्स के पास तक, लेग्स के पास तक, फिंगर्स, टोज एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, फर्दर इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसके फंक्शंस के आधार पर, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो आपकी इच्छा अनुसार एक तरह से काम करता है, ठीक है, जैसे कि आप लिखते हो, आप चलते हो, आप बोलते हो, ठीक है, सो दैट मतलब आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है, जैसा आप चाहते हो, ठीक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वर्क करता है, जैसे कि आपका हार्ट है, आपके हार्ट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आप सांस एक तरह से जो ऑटोमेटिकली फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी में, ठीक है, एंड जो स्टमक है उसमें चर्निंग मूवमेंट्स हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन हो पा रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपके इच्छा अनुसार, ठीक है, डिटेल में यहाँ पर इसको हम पढ़ लेते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग, टॉकिंग एंड राइटिंग। ये कंट्रोल करते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मूवमेंट्स मीन्स दैट यानी कि जो आप चाहते हो एक तरह से, जैसे कि आप चलते हो, आप टहलते हो, अभी आप बैठे हो, अभी अगर आप सोचोगे ठीक है मुझे चलना है, सो दैट आप एक तरह से चलना स्टार्ट कर दो, बोलना स्टार्ट कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड स्माइलिंग मीन्स दैट जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, वो सारे के सारे इवेंट्स आते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। इट कंसिस्ट ऑफ द सेंसरी नर्व्स दैट कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन एंड मोटर नर्व्स दैट कैरी कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। अब बेसिकली जो नर्व्स हैं वो भी इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं सेंसरी नर्व्स में, मोटर नर्व्स में, तो उसको हम आगे काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पर इतना जानो कि भाई ये कंसिस्ट करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है सेंसरी नर्व्स जो कि सेंस करती हैं किसी भी चीज़ को, कैरी करती हैं इन्फॉर्मेशन को, बॉडी से ब्रेन तक लेकर जाने का काम करती हैं, ठीक है, बॉडी से ब्रेन तक लेकर जाने का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल बाहर अगर ठंड है, ठीक है, या बाहर अगर गर्मी है, तो आपकी बॉडी की स्किन ने उसको क्या करा, एक तरह से उसको महसूस किया, उसको सेंस किया, और सेंसरी नर्व जो है उसको लेकर गई ब्रेन के पास, और ब्रेन में आप जब इंपल्सेस गए तो वहां पर आपको ये पता चल पाया कि भाई बाहर ठंडी है, बाहर सर्दी है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। सेकेंड इज दैट द मोटर नर्व्स कैरी करती हैं कमांड्स कि अब उसके रेस्पॉन्स में आपको क्या करना है, ठीक है, ब्रेन टू द मसल्स, ठीक है, ब्रेन से मसल्स तक जो कमांड है वो लेकर आती हैं बेसिकली मोटर नर्व्स, यानी कि इंपल्सेस को लेकर जाने का काम कौन कर रही है, सेंसरी नर्व्स, और इंपल्सेस को लेकर आने का जो काम कर रहे हैं वो है मोटर नर्व्स, ठीक है।
होप यहाँ तक आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। दोबारा से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि क्या है कि आपके कंट्रोल में एक तरह से जो कि आपके कंट्रोल में है, ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सेकंड पार्ट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी फंक्शंस। इनवॉलंटरी फंक्शंस यानी कि जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है उनको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी फंक्शंस। जैसे कि हार्ट रेट है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से अपना हार्ट रेट बैठे बैठे नहीं बढ़ा सकते। वो बात अलग है कि आप दौड़ना स्टार्ट कर दो, बहुत तेज़ आप एक तरह से भागना स्टार्ट कर दो, सो दैट उससे क्या होगा कि जब एक तरह से बॉडी में ऑक्सीजन की जो है कमी होने लगेगी तो उसके लिए क्या है कि हार्ट भी जो है वो एक फंक्शंस एक तरह से अपनी हार्ट रेट बढ़ा देगा, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर लंग्स से वो कहाँ पर पहुँचे, आपके बॉडी के टिश्यूज़ के पास में पहुँचे। लंग्स भी जो है वो अपने वर्किंग को बढ़ा देंगी, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाएगा। सो दैट ये इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हार्ट रेट है, ठीक है, आपके हार्ट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर है, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनका आप पर एक तरह से कोई कंट्रोल नहीं है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, यानी कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये वर्क करता रहता है। ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है, ये रेगुलेट कर रहा होता है। दैट ऑपरेट्स विदाउट कॉन्शियस थॉट और कंट्रोल। जो कि ऑपरेट होता है बेसिकली स्टार्ट रहता है आपके बिना सोचे समझे, बिना आपके थॉट के, बिना आपके कंट्रोल के। आप चाहे सो रहे हो, ठीक है, तो तब भी आपका डाइजेशन हो पा रहा है, ठीक है, आप रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायर आप कर पा रहे हो, ठीक है, बॉडी में जो है ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, हार्ट जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, किडनीज जो है वो प्रॉपर एक्सक्रीशन कर रही हैं, ठीक है। तो आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आपके थॉट का, आपके कॉन्शियस का, आपके एक तरह से आपका कोई कंट्रोल इस पर नहीं है, क्योंकि क्या है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये काम करता है। इट ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद ये काम करता है। एंड इज डिवाइडेड इंटू 2 मेन ब्रांचेस, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं बेसिकली 2 मेन ब्रांचेस में, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं भाई। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है कि इमरजेंसी में काम करता है, ठीक है, इमरजेंसी में काम करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो नॉर्मल कंडीशंस में वर्क कर रहा होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में कैसे काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो, आपके सामने एकदम से शेर आया और आपने एकदम से फौरन आपका जो एक्शन होगा वो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होगा और एकदम से आप वहां से भागना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पसीने छूटने लगेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें। सो दैट इमरजेंसी में जो सिस्टम काम करता है वो क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा इमरजेंसी या डेंजर कंडीशंस में। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि नॉर्मली क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है, जैसे कि अभी वो वर्क कर रहे हैं आपकी बॉडी में, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लें, सो दैट आप रेस्पायर अभी कर रहे हो, ठीक है, आपका हार्ट रेट एकदम नॉर्मल है, ठीक है, जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो पा रहा है पूरी बॉडी में। आप मतलब आपकी जो रेस्पायरेटरी रेट है, ठीक है, ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वो एकदम नॉर्मल है, ठीक। बट अगर एकदम से कोई भी शेर या कोई भी चीता आपके सामने आएगा तो क्या होगा कि उस वक्त आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। मीन्स दैट फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होगा, आपका रेस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, और सिमिलरली जो हार्ट रेट है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे डिटेल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स द बॉडीज फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, स्ट्रेस और डेंजर कंडीशंस। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट करता है बॉडी के फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को, यानी कि एकदम से बहुत सडनली किसी भी रेस्पॉन्स का होना, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। जब भी कोई अगर कोई इमरजेंसी है या आप किसी स्ट्रेस में हो, ठीक है, किसी टेंशन में हो, या कोई भी अगर डेंजरस कंडीशन है, ठीक है, डेंजर कंडीशन है, कोई भी खतरा है, तो उस दौरान क्या होता है कि एकदम से एक्टिवेट हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट रिलीजेज द हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को जो है रिलीज करता है, लाइक जैसे कि एपिनेफ्रिन है एंड नॉर एपिनेफ्रिन है, इसको हम एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं, ठीक है। तो इन हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, रेस्पायरेशन रेट को, डायलेट कर देते हैं पीपल्स को, आपकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं, इंक्रीज कर देते हैं ब्लड फ्लो को स्केलेटल मसल्स में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है स्केलेटल मसल्स में पहुँचे और वो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए, ठीक है। हार्ट रेट भी जो है इस वजह से बढ़ जाता है, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है पहुंचना चाहिए स्केलेटल मसल्स में। रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, मसल्स को, ठीक है। ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो दैट ये हार्मोन्स हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, तो ये यहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं।
सेकेंड इज दैट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट द बॉडीज रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रेस्टिंग एंड नॉर्मल कंडीशन। अभी आप एकदम मस्त नॉर्मल कंडीशन में आप बैठे हो, ठीक है, अपने रूम में, और ये लेक्चर आप देख रहे हो, सो दैट आप किस कंडीशन में हो, नॉर्मल कंडीशन में हो, रेस्टिंग कंडीशन में हो। तो इस टाइम पर आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट है, और उसने एक्टिवेट कर रखा है बेसिकली आपकी बॉडी के रेस्ट और डाइजेस्ट रेस्पॉन्स को, यानी कि आप एक तरह से सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो नॉर्मली हो पा रहे हैं। इट रिलीजेज द हार्मोन एसिटिलकोलिन एंड डिक्रीजेज द हार्ट रेट। ये बेसिकली रिलीज करता है हार्मोन एसिटिलकोलिन और डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, जिससे हार्ट रेट जो है बढ़ना जाए, ठीक है, बीपी को, रेस्पिरेशन रेट को, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है पिपिल को, ठीक है, डिक्रीज करता है ब्लड फ्लो को स्केलेटल मसल्स में। यानी कि जितने काम यहाँ पर हो रहे थे उसका उल्टा, ठीक है, एंटागोनिस्ट वो कहाँ पर हो रहा है, उसका एंटी वर्क जो हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है, एंटी एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है, एंटागोनिस्टिक हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे अभी तक, यस। तो थोड़ा सारे मैं आपको इस डायग्राम के एंड इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी सारा कुछ समझा देता हूँ। तो ह्यूमन इस न्यूरल सिस्टम था, इसको हमने डिवाइड कर दिया था दो पार्ट में, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। रिवीजन यहाँ पर मैं आपका करा रहा हूँ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं, जो नर्व्स हैं, जैसे कि क्रेनियल नर्व्स हैं, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ब्रेन से, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये नेटवर्क है नर्व्स का, जो कि कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो कि आपके कंट्रोल में होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता। फर्दर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल एक तरह से रेस्टिंग फेज में एक तरह से काम करता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इमरजेंसी कंडीशन में काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उससे क्या है कि 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। वो जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास भी जाती हैं और वॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास भी जाती हैं। वॉलेंट्री ऑर्गन्स कौन है, ठीक है, वो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स कौन से हैं, जैसे कि बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, ठीक है, लिवर है, किडनीज हैं, एक्सेट्रा, ग्लैंड्स वगैरह हैं, तो उनके पास ये मैसेजेस इंपल्सेस को लेकर जाती है। सिमिलरली यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रही होगी, तो स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर जो है ये स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो कि ओरिजिनेट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ये इंपल्सेस को लेकर जाती हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास भी और वॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास भी, ठीक है। तो लेकर जो जाने का काम कर रही है उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और जो इंपल्सेस को लेकर जा रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब अगर ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास में लेकर जा रही हैं तो इसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और अगर ये आपके वॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास में लेकर जा रही हैं तो इसको हम बोलेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी बेसिकली हमने दो तरह से क्लासीफाई कर दिया था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, पैरासिम्पा में और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ तक आपका कोई भी डाउट अभी तक नहीं बचा हुआ होगा, ठीक है। सारे का सारे कॉन्सेप्ट अभी तक आपका यहाँ तक एकदम से क्लियर हो गया होगा, एंड एक फ्लो आपका यहाँ पर एक बन गया होगा कि किस तरह से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन इज़ अ वाइटल ऑर्गन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, हमारी बॉडी में, जो कि बहुत सारे एक तरह से आपकी जितने भी आपकी बॉडी में, ठीक है, जितने भी आपकी बॉडी में सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी, नर्वस, ये सारे के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, ठीक है, एंड सेंस करता है, एंड सेंसरी इन्फॉर्मेशन, रेस्पॉन्स, थॉट, इनेबलिंग बिहेवियर, विजन, हंगर, ये सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। द ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या है, सेंट्रल ऑर्गन है, किसका, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। नर्वस सिस्टम का क्या है भाई, सेंट्रल ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का, दैट सर्व्स एज कंट्रोल सेंटर as it integrates sensory information and directs the motor response, regulating body functions and enabling thought, memory, emotions, behavior, vision, hunger, touch and every processes that regulates our body। जो ब्रेन है वो सेंट्रल ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, ठीक है। और एज अ वाइटल ऑर्गन है, सर्व करता है, कंट्रोल सेंटर है आपकी बॉडी का, ठीक है, आपकी बॉडी में होने वाले फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, इंटीग्रेट्स करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, डायरेक्ट करता है मोटर रेस्पॉन्सेज, रेगुलेट करता है आपकी बॉडी के फंक्शंस को, एनेबल करता है थॉट को, आप किसी चीज़ को सोच पा रहे हो, ठीक है, मेमोरी जनरेट हो रही है, इमोशंस हैं, ठीक है,
इमोशंस हैं, ठीक है, आप कभी बहुत ज़्यादा खुश हो, कभी बहुत ज़्यादा उदास हो, ठीक है, ये सारी के सारी इमोशंस, बिहेवियर, विजन, आप देख रहे हो, भूख लग रही है, हंगर है, टच है, एंड एवरी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो रेगुलेट होता है हमारी बॉडी के थ्रू। कौन रेगुलेट करता है? ब्रेन, ठीक है, ब्रेन। सो दैट ब्रेन इज अ वाइटल ऑर्गन। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट होता है किसमें? स्कल में। स्कल ये यानी कि ब्रेन बॉक्स जो है, जिसको हमने ऑसियस सिस्टम में, जो कि चैप्टर 4 था, उसमें हमने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से उसको हमने पढ़ लिया था, ठीक है। जो स्कल है यानी कि ब्रेन बॉक्स है, क्रेनियम, उसके अंदर क्या होता है? ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है, कुशन्ड होता है, किससे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, यानी कि इसके चारों तरफ क्या होती है? लेयर होती है, ठीक है। मेनिंजेस जिसको हम बोलते हैं, जो कि कवर करती है ब्रेन को, और उस मेनिंजेस के अंदर क्या भरा हुआ होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि कुशन करने का काम करता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपके ब्रेन को। सिमिलरली इट इज़ कंपोज ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है, दैट कम्युनिकेट थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, जो कि कम्युनिकेट करती है किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स के थ्रू क्या करती है भाई? कम्युनिकेट करने का काम करती है। देयर आर 3 मेन डिविजन्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन है इसको अगर मैं 3 तरह से 3 पार्ट में अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, सो दैट उसकी यहाँ पर बात हो रही है, दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यानी कि जो ब्रेन है इसको मैं 3 पार्ट्स में क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। आपका जो ब्रेन है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। द फर्स्ट पार्ट इज दैट फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट इज दैट मिड ब्रेन एंड द थर्ड पार्ट इज दैट हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेंसेफ्लॉन बोलते हैं। इसके बेसिकली 2 पार्ट हैं, टेलेंसेफ्लॉन एंड डाइनसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन में जो एक तरह से जो एरियाज आते हैं, तो क्या है वो? सेरिब्रम है, बेसल गैंग्लिया है, हिप्पोकैम्पस है एंड एमिगडाला है। तो ये पार्ट है टेलेंसेफ्लॉन का। एंड डाइनसेफ्लॉन्स में आते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। इनके सारे कुछ आपको अभी काफ़ी अच्छे से डिटेल में इसको बताएंगे। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो फोर ब्रेन को हम काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हम मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को पढ़ेंगे। थर्ड लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड को एंड जो बाकी के जो, ठीक है, जो मतलब टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मिड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं मेसेनसेफ्लॉन, इसमें आते हैं टेक्टम, टेगमेंटम, सेरिब्रल पेडंकस, तो ये पार्ट है मिड ब्रेन का। एंड हाइंड ब्रेन में आपको पढ़ना है, इसके 2 पार्ट्स हैं, माइलेंसेफ्लॉन जिसमें आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि आपकी बॉडी के जो रेस्पिरेटरी रेट है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, और इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ, ठीक है। और मेटेनसेफ्लॉन में आते हैं सेरिबेलम एंड पोन्स, ठीक। तो ये सारा कुछ अभी तक हुआ ओवरव्यू ब्रेन का। ब्रेन के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा, जाना, समझा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ फोर ब्रेन के बारे में, ठीक है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेंसेफ्लॉन हम बोलते हैं। फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्रोजेंसेफ्लॉन। द फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द ब्रेन। जो फोर ब्रेन है वो क्या है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है आपके ब्रेन का। क्या है भाई? मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, लोकेटेड होता है फ्रंट में आपके ब्रेन के। आपके ब्रेन के फ्रंट में क्या होता है? ये लोकेटेड होता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग थॉट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन, प्लानिंग, मेमोरी, इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सेंस, प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। मीन दैट जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो सारे के सारे फोर ब्रेन से एक तरह से कंट्रोल हो रहे होते हैं। आपके ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसमें से आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में भाई? किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? फोर ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और फोर ब्रेन जो है वो क्या है? लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है आपके ब्रेन का, जो कि लोकेटेड होता है फ्रंट में, आपके माथे की तरफ, ठीक है। फ्रंट पार्ट में, फ्रंट में ब्रेन के क्या होता है? लोकेटेड होता है। एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस, वाइड रेंज में बहुत सारे फंक्शंस ये क्या करता है? एक तरह से फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फोर ब्रेन। जैसे कि इंक्लूडिंग थॉट्स, आप किसी भी चीज़ को सोच रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी, उसकी प्रॉब्लम को आप एक तरह से सॉल्व कर पा रहे हो, किसी चीज़ का आप डिसीजन ले पा रहे हो, किसी चीज़ की आप प्लानिंग कर पा रहे हो, मेमोरी है, ठीक है, किसी चीज़ को याद करना है, मेमोरी जनरेट करना है, इमोशंस हैं, आपका हैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंगर है, गुस्सा है, ठीक है, खुशी है, ठीक है, फियर है, डर है, सेंस करना है किसी चीज़ को, प्रोसेस करना है इन्फॉर्मेशन को, आई से, आंखों से किसी चीज़ को देखना, ठीक है, ईयर से, कानों से किसी चीज़ को सुनना, नोज से जो है किसी चीज़ को सूंघना, टंग से किसी, ठीक है, फूड का क्या करना, उसका टेस्ट लेना, एंड स्किन से बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि बाहर ठंडी है, गर्मी है, क्या है, ये सारी की सारी चीज़ों को क्या करना? सेंस करना। सो दैट ये सारे के सारे काम कर पा रहे होते हो आप। कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन, जो कि फर्स्ट पार्ट है, बेसिकली हम कह सकते हैं लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है आपकी ब्रेन का, ठीक है, लोकेटेड होता है फ्रंट में। मूवमेंट है, वॉकिंग है, ठीक है, टॉकिंग है, आप
चल फिर पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, भाग पा रहे हो, ठीक है, टहल पा रहे हो, टॉकिंग बात कर पा रहे हो, आप किसी चीज़ को लिख पा रहे हो, राइटिंग, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हो, ठीक है, आप इंग्लिश सीख रहे हो, अरेबिक सीख रहे हो, जो भी चीज़, ठीक है, सो दैट ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक। तो इन सारी के सारे इवेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है फोर ब्रेन, ठीक। अब इस फोर ब्रेन के बेसिकली अभी हमने जाना था कि दो पार्ट हैं, ठीक। फोर ब्रेन के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। द फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट। फोर ब्रेन को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज दैट टेलेनसेफ्लॉन, ठीक है, द फर्स्ट इज दैट टेलेनसेफ्लॉन। इट इंक्लूड्स द सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डाला, ठीक। थोड़ा सारे यहाँ पर मैं आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, जिससे सारा कुछ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेलेनसेफ्लॉन को यानी कि सेरिब्रम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सारा आप इस स्ट्रक्चर का आपको देखो। इसकी यहाँ पर मैं आइस को रिमूव कर देता हूँ, जस्ट वेट, आइज इसकी रिमूव नहीं हो रही, ठीक है, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी बात करी थी कि भाई क्रेनियम जो कि ब्रेन बॉक्स है उसमें कवर्ड होता है ब्रेन, ये ब्रेन है, ठीक है, और ये ब्रेन बॉक्स में क्रेनियम में क्या होता है, एक तरह से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। और इसको हमने बात करी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। देखो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये फ्रंटल लोब है, ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट है। ये पैराइटल लोब है, ठीक है, ये ऑसिपिटल लोब है। इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली ये सेरिबेलम है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कॉर्टेक्स एक तरह से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो सेरिब्रम, सेरिब्रम दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं और ईच को हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। आधे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये सारा कुछ हमें पढ़ना है इसमें कुछ इस तरह से। और यहीं से एक तरह से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड आपको दिखाई दे रही होगी, ये ब्रेन से ही निकलती है और जितने भी एक तरह से जो सडनली जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म करने का काम करती है। इससे 31 पेयर स्पाइनल नर्व जो है वो निकल रही होती हैं, ठीक है, ये सारा कुछ ओके। तो एक बार और जस्ट वेट, थोड़ा सारा और अच्छे से मैं आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ, तो एक मिनट रुको। यहाँ पर आपको इसमें इस स्ट्रक्चर में आपको काफ़ी अच्छे से दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो पार्ट आपको आगे दिख रहा है ये फ्रंटल लोब है, ठीक है, फ्रंटल लोब, ठीक है। और ये बेसिकली इसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। और ईच यहाँ पर जो एक जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक जो पार्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ईच को हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक को क्या बोलते हैं हम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। आंखें इसकी हट नहीं रही हैं, कोई मैटर नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बेसिकली काफ़ी अच्छे से जान लिया है, पढ़ लिया है, ठीक। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। जो इसके पार्ट्स हैं दैट इंक्लूड्स द सेरिब्रम, फर्स्ट पार्ट है दैट इज टेलेनसेफ्लॉन। तो सबसे पहले टेलेनसेफ्लॉन्स में जो एक तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें इंक्लूड्स हैं सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, ठीक है। सेरिब्रम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में, हिप्पोकैम्पस के बारे में, एमिग्डाला के बारे में हम पढ़ेंगे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। Cerebrum. The cerebrum is the largest part of the brain located at the front and top of the skull, responsible for the higher cognitive functions of the brain. जो cerebrum है वो largest part है brain का, ठीक है। brain का सबसे बड़ा जो part है वो क्या कौन सा है, सेरिब्रम, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है, अभी हमने बात करी, ठीक है। और ये बेसिकली डिवाइड होता है दो हेमिस्फीयर में, अभी हम यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से। तो सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लोकेटेड होता है फ्रंट में आगे की तरफ और टॉप में आगे की तरफ स्कल के, रेस्पॉन्सिबल होता है हायर कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए ब्रेन के, यानी कि ब्रेन के जो हायर जो मतलब बड़े बड़े काम हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द सेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। जो सेरिब्रम है उसको हम डिवाइड करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और बीच में जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर हम उसको बोल रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा सो दैट देखो यहाँ पर ये सेरिब्रम है और इस सेरिब्रम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ईच को हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं और ये लाइन जो आपको बीच में दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये लाइन जो आपको बीच में दिखाई दे रही होगी इसको हमने क्या बोला है, इस लाइन को हमने क्या बोला है भाई, इस ये जो बीच में लाइन है इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, ठीक है। दीज टू हेमिस्फीयर आर इंटरनली कनेक्टेड बाय अ थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स एज व्हाइट मैटर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब ये जो दोनों हेमिस्फीयर हैं
ये इंटरनली कनेक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स के थ्रू। एज अ वाइट मैटर है वो थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम। यानी कि देखो यहाँ पर मैं इस वाली बोन को हटा देता हूँ, जिससे सारे स्ट्रक्चर आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ तो कॉर्पस कैलोसम मैं आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखो अभी मैं टच करूँगा, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हो गया ना, इसको हमने बोला है कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर को और दूसरे वाले सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, दोनों हेमिस्फीयर को आपस में इंटरकनेक्टेड करने का काम करता है इंटरनली। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ग्रे मैटर ओवर द हेमिस्फीयर। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो आउटर कवरिंग है ग्रे मैटर की हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ना, ये एक तरह से कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है, ये आउटर कवरिंग है। ठीक, हेमिस्फीयर एंड ईच हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 lobes which take the names of the bones of the cranium under they lie, namely frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe। कुछ यहाँ पर आपको किसके बारे में, स्कल के बारे में, और जो स्कल की बोन्स थी, क्रेनियल बोन्स थी, उनके बारे में आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उनके बारे में आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, ईच जो हेमिस्फीयर है सेरिब्रम का, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 लोब्स में। बेसिकली ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, जस्ट वेट, देखो यहाँ पर मैंने फ्रंटल बोन को हटाया। ठीक है, फ्रंटल बोन को जैसे मैं यहाँ पर हटाऊंगा, आपको आगे जो पार्ट दिखेगा ये है सेरिब्रम। इस सेरिब्रम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ईच को हमने बोला है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब अगर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर की मैं बात करता हूँ, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इस एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम डिवाइड करते हैं लोब्स में। ठीक है, डिवाइडेड इनटू द लोब्स विच टेक्स द नेम ऑफ बोन्स ऑफ द क्रेनियम, जो कि बेसिकली क्रेनियम के जो बोन्स हैं उनके नाम पर इन लोब्स का नाम रखा गया है। विच दे लाई, जहाँ पर वो बेसिकली सिचुएटेड हैं, जैसे कि फ्रंटल लोब। यानी कि देखो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में सबसे आगे जो माथे की बोन थी वो कौन सी बोन थी, फ्रंटल बोन थी। ठीक है, तो आगे की जो ये लोब होगी, इस लोब को हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल लोब बोलेंगे, फ्रंटल लोब बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली हमें पता है भाई ये वाली जो ये बोन है ये पैराइटल बोन है। ठीक है, तो अगर इस पैराइटल बोन की तरफ जो पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसको हम बोलेंगे पैराइटल लोब। ठीक है, मैंने इसको हटाया, ये जो पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट है पैराइटल लोब का। ठीक है, पर इसको हमने क्या बोला है, पैराइटल लोब। तो ये फ्रंटल लोब हो गई आगे की, क्योंकि आगे क्या थी, फ्रंटल बोन थी। पीछे क्या है, ये पीछे क्या है भाई, ये पीछे क्या है, ये पीछे क्या है, ये पीछे है पैराइटल लोब। ठीक है, पैराइटल लोब। सिमिलरली यहाँ पर ये जो बोन है ये टेम्पोरल बोन है, तो इधर की तरफ का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। एंड पीछे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये ऑसिपिटल लोब है, तो इधर की तरफ जो इसका पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे ऑसिपिटल लोब। ठीक है, तो बोन्स के नाम पर, क्रेनियल बोन्स के नाम पर इन लोब्स का नाम रखा गया है। तो ई सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम डिवाइड करते हैं लोब्स में, और उन लोब्स का नाम रखा है हमने क्रेनियल बोन्स के नाम पर। ठीक है, दैट इज पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, और फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। अभी मैंने आपको सबकी पोजीशन दिखा दी। ठीक है, सबकी लोकेशन काफ़ी अच्छे से दिखा दी। ईच लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर बाय अ सल्कस और अ फिशर। ईच लोब, हर एक लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल, फ्रंटल, ये लोब्स जो हैं आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, किसके थ्रू, फ्रॉम अनदर बाय, एक सल्कस के थ्रू, या हम कह सकते हैं एक फिशर के थ्रू। तो एक सल्कस के थ्रू या एक फिशर के थ्रू क्या है, ये सेपरेटेड है। ईच लोब, फ्रंटल लोब पैराइटल लोब से क्या है, सेपरेटेड है, किसके थ्रू, एक फिशर के थ्रू, एक सल्कस के थ्रू। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखो मेरी बात सुनो। ठीक है, यहाँ पर ये ऑसिपिटल लोब है। ठीक है, और यहाँ पर ऑसिपिटल, ये टेम्पोरल और ये पैराइटल। तो ये बीच में जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, बीच में जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यहाँ पर एक फिशर होगा, या उस फिशर को हम बोल सकते हैं सल्कस, उसके थ्रू क्या होती है, ये सेपरेट होती हैं। समझ में आ गई बात। द सेंट्रल सल्कस सेपरेट द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। जो सेंट्रल सल्कस है वो सेपरेट करता है फ्रंटल और पैराइटल लोब्स को। जो लेटरल सल्कस है वो सेपरेट करता है फ्रंटल एंड पैराइटल लोब्स को टेम्पोरल लोब से। ठीक है, और जो पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस है वो सेपरेट करता है पैराइटल लोब को ऑसिपिटल लोब से। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो दैट ये इन जो बेसिकली जो सल्कस हैं, ठीक है, इनके नाम हैं जो कि बेसिकली डिवाइड कर रहे होते हैं एक लोब को किसी दूसरे लोब से। ठीक, अब यहाँ पर द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज CSF इज अ फील्ड बिटवीन दीज लोब्स। ये जो लोब्स हैं इनके बीच में जो भरा हुआ होता है वो क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ताकि कि फ्रिक्शन और बेसिकली बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए। ठीक है,
फ्रिक्शन ना हो इन सारी चीज़ों के लिए। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे फंक्शंस के बारे में सेरिब्रम के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके जो फंक्शंस हैं, तो जिस तरह से हमने सेरिब्रम को डिवाइड करा था, देखो ये सेरिब्रम है, इसको हमने दो हाफ में हमने डिवाइड करा था, दो पार्ट में। ईच हाफ को, एक पार्ट को हमने बोला सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स हमने पढ़ी, पैराइटल लोब हमने पढ़ी, ठीक है। इसी तरह से हमने पढ़ी यहाँ पर ऑसिपिटल लोब, ठीक है, यहाँ पर फ्रंटल लोब हमने पढ़ी, पैराइटल लोब हमने पढ़ी, टेम्पोरल लोब हमने पढ़ी और ऑसिपिटल लोब हमने पढ़ी, ठीक है। अब इन लोब्स के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, मीन दैट सेरिब्रल हेमिस्फीयर मीन दैट सेरिब्रम के फंक्शंस के बारे में यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्रंटल लोब के बारे में। द फ्रंटल लोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी, प्लानिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, पर्सनैलिटी, क्रिएटिव आइडियाज़, इमोशंस एंड वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि आपका आगे का जो पार्ट है, आपके माथे की तरफ जो ब्रेन है, ठीक है, फ्रंटल लोब जहाँ पर वो सिचुएटेड है, ठीक है। तो फ्रंटल लोब ये रेस्पॉन्सिबल है जितने भी इंटेलिजेंस एक तरह से आपके अंदर है, ठीक है, जितने भी इंटेलिजेंस वर्किंग आपके अंदर है, ठीक है, जो क्रिएटिविटी है, लर्निंग है किसी चीज़ को सीखने की, ठीक है। जैसे अभी आप ये लेक्चर से आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन अनाटॉमी फिजियोलॉजी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इसके बारे में लर्निंग, ठीक है, रीजनिंग बहस करना, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी किसी चीज़ को याद करना, याद रखना, ठीक है, प्लानिंग किसी चीज़ के बारे में प्लान करना, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलना, बोलने का सलीका, बोलने का तरीका, बोलने का ढंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग कोई डिसीजन लेना, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना, पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है, क्या आपके अंदर सलीका है, क्या तरीका है, ये सारी की सारी चीज़ें, क्रिएटिव आइडियाज़, वेरियस क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक है, एक से बेहतरीन, ठीक है, इमोशंस, ठीक है, आपका हंसना, आपका ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, रोना, ये सारी इमोशंस एंड वॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है भाई, फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो दैट यहाँ पर मैं रिंग लाइट को ऑन कर लेता हूँ, ठीक, बीच में बंद हो गई थी, लाइट चली गई थी। तो यहाँ पर पैराइटल लोब दूसरी वाली लोब है, ठीक है, पैराइटल बोन की तरफ होती है, ठीक है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, जितनी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इंक्लूडिंग टच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉटल है, ठीक है, उस बॉटल वो बॉटल बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो आपने जैसे उसको टच किया आपको एकदम पता चल गया है, ठीक है, कि भाई कोल्ड है, ठीक है। या अगर कोई गर्म चाय का कप है, उस पर जैसे आपका हाथ लगा आपने एकदम से हाथ को बचा लिया, क्यों बचा लिया, क्योंकि आपने महसूस करा कि गर्म है, ठीक है, कोल्ड। इसी तरह से सिमिलरली बाहर टेम्परेचर, बाहर सर्दी है, गर्मी है, ठंडी है, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, जितना आप सेंस करते हो किसी चीज़ को, ठीक है, पेन, दर्द होना, ठीक है, दर्द का एहसास होना, टच किसी चीज़ को छूना, ठीक है, सॉरी टेस्ट, ठीक है, किसी चीज़ को एक तरह से टेस्ट करना, चखना, ये सारी की सारी चीज़ें, रिकॉग्निशन किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, समझना, ठीक है, पहचानना, तो ये सारी की सारी जितने एक तरह से जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो ये इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल पैराइटल लोब इसके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। थर्ड इज दैट टेम्पोरल लोब, ये कहाँ पर होगी भाई, जहाँ पर टेम्पोरल बोन होगी, यानी कि टिम्पैनम से हमने याद आया कि भाई ईयर की बात हो रही है, तो ईयर की तरफ ये बोन होगी, टेम्पोरल बोन, ठीक है। और जहाँ पर टेम्पोरल बोन होगी वहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर की कौन सी लोब होगी, टेम्पोरल लोब होगी। और ये जो लोब है रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, ऑल्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन, मेमोरी एंड सेंसरी स्पीच, ठीक है, सेंसरी स्पीच यानी कि सुनना, ठीक है, सुनना, सूंघना, मेमोरी किसी चीज़ को एक तरह से याद रखना, और सेंसरी, ठीक है, सेंसरी स्पीच यानी कि जो आपने सेंस करा, आपके ईयर्स ने जो सेंस करा, आपने जो सुना, उसके लिए आपने क्या करा, स्पीच दी, आपने उसके लिए बोला, सेंसरी स्पीच। इन सारी जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, सुनना, ये सारी की सारी चीज़ें, सूंघना, ऑल्फैक्टरी, मेमोरी, इस सेंसरी स्पीच, तो इनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी लोब है, टेम्पोरल लोब है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब कहाँ पर सिचुएटेड होगी, जहाँ पर ऑसिपिटल बोन होगी यानी कि पीछे की तरफ, और ऑसिपिटल बोन की तरफ क्या होगी, ऑसिपिटल लोब होगी। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ विजुअल इन्फॉर्मेशन, जो आप देखते हो, ठीक है, जैसे भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो विजुअल इन्फॉर्मेशन जो चीज़ आप देख रहे हो वो आपकी आइज़ कैच कर रही हैं, और वो बेसिकली ब्रेन में जाकर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो पा रही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ऑसिपिटल लोब, ठीक। तो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा, सेरिब्रम के बारे में हमने पढ़ा, काफ़ी अच्छे से पढ़ा। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में हमने जाना, उसको जो डिवाइड करता है, ठीक है, उसके बारे में हमने जाना। वेरियस सल्कस के बारे में हमने जाना, ठीक है, और जो इसके लोब्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब्स, इनके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में, ठीक है, फोर ब्रेन का ही पार्ट है बेसिकली, ठीक है, फोर ब्रेन का ही पार्ट है। देखो
यहाँ पर फोर ब्रेन हम पढ़ रहे थे, फोर ब्रेन को हमने डिवाइड करा था कितने पार्ट में, फोर ब्रेन को हम टेलेनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन दो पार्ट में डिवाइड करा था। तो टेलेनसेफ्लॉन अभी हमारा चल रहा था, इसमें हमने पढ़ा भी सेरिब्रम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे हिप्पोकैम्पस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एमिग्डाला के बारे में, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट दैट इज डायनसेफ्लॉन, जिसमें हम पढ़ेंगे एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बारे में, और ये लेक्चर हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। तो क्या स्टार्ट कर रहे थे हम यहाँ पर, बेसल गैंग्लिया स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सारे मैं आपको इन नोट्स के बारे में ओवरव्यू करा देता हूँ, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो नोट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नोट्स फॉर्मली फर्स्ट ईयर के लिए आपको मिल जाएंगी ओनली एंड ओनली 99 रुपीज़ में। कंप्लीट सारे के सारे चैप्टर्स के इंक्लूडिंग, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू दी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वहाँ से लेकर जो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी जो लास्ट चैप्टर है 16 चैप्टर है वहाँ तक कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे बहुत ज़बरदस्त तरह से, बहुत अच्छी राइटिंग में, बहुत बढ़िया एकदम। ये नोट्स बहुत सारी बुक्स का एक तरह से क्या है एक्सट्रैक्ट है, यानी कि एक तरह से लाइब्रेरी का निचोड़ है जो कि नोट्स में रखा हुआ है। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल, कोई भी बुक, कोई भी आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुक खरीदने की, कोई बुक परचेज करने की, किसी बुक से नोट्स बनाने की, अपने नोट्स बनाने की, अपने टीचर से नोट्स लेने की, क्लास के नोट्स बनाने की, अपने सीनियर से नोट्स लेने की कोई रिक्वायरमेंट है। सिर्फ अगर आप इन नोट्स को पढ़ते हो, लेक्चर्स को देखते हो, आप अपने एग्जाम्स में अपना बेस्ट देकर आ पाओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम बेसल गैंग्लिया के बारे में। बेसल गैंग्लिया आर अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, वेरियस बहुत सारे न्यूक्लियस का, ठीक है, न्यूक्लियाई का क्या है, ग्रुप है, डीपली लोकेटेड इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बेसिकली डीपली लोकेटेड होता है कहाँ पर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, सराउंडिंग द थैलेमस, और सराउंड कर रहा होता है थैलेमस को। द बेसल गैंग्लिया परफॉर्म द सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस। जो बेसल गैंग्लिया है वो परफॉर्म करता है क्या, सेवरल, सेवरल क्या परफॉर्म करता है भाई, यस, सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। बेसल गैंग्लिया का मैं स्ट्रक्चर दिखाने की आपको कोशिश यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। बेसल गैंग्लिया, देखो बेसल गैंग्लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इन सारी की सारी लोब्स को मैंने हटा दिया है, ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, सारी लोब्स को मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पर आपको अभी जो ये पार्ट दिख रहा है इधर कोई सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर की ये जो आपको गोल्डन कलर का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यह है बेसल गैंग्लिया राइट वाला। और सिमिलरली अंदर की तरफ ये वाला जो है ये एक तरह से थैलेमस है। तो ये जो पार्ट आपको दिखा है ये कौन सा पार्ट है, बेसल गैंग्लिया है, ठीक है, बेसल गैंग्लिया है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस बेसल गैंग्लिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या हमने पढ़ा कि भाई डीपली होता है, लोकेटेड होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, बेसिकली नीचे की तरफ सराउंड करता है थैलेमस को। कैसे सराउंड करता है आगे हम पढ़ेंगे जब थैलेमस को पढ़ रहे होंगे। तो बेसल गैंग्लिया जो है परफॉर्म करता है बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शंस, जैसे कि फर्स्ट इज दैट मूवमेंट कंट्रोल, रेगुलेट करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, सच एज जैसे कि वॉकिंग, चलना, टॉकिंग, बातचीत करना, राइटिंग, किसी चीज़ को लिखना। सेकेंड इज दैट हैबिट फॉर्मेशन, किसी चीज़ का आदत डल जाना, ठीक है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हैबिट्स, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना, रेस्पेक्टिव बिहेवियर्स, उन सारी की सारी चीज़ों को उनमें इन्वॉल्व होता है बेसल गैंग्लिया। रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग, किसी चीज़ के इनाम मिलने की, रिवॉर्ड मिलने की, क्या एक तरह से उसके उस पर क्या करना, लर्निंग करना, प्ले अ रोल इन लर्निंग, ठीक है। एंड मोटिवेशन पार्टिकुलरली इन रिलेशन टू रिवार्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो बहुत ज़बरदस्त तरह से, पूरे जुनून के, पूरे जोश के साथ में, क्यों कि ताकि कि आपकी फर्स्ट पोजीशन आ सके, आपकी क्लास में आपको मेडल मिल सके, ट्रॉफी मिल सके, और पूरे एक तरह से भरे हुए मंच पर, ठीक है, सबके सामने आपको सर्टिफिकेट मिल सके, ठीक है, और प्रॉपर आपको क्या करा जाए, एक आपको रेस्पेक्ट दी जाए, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिवॉर्ड है। इस रिवॉर्ड के लिए आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, आप चीज़ों को सीख रहे हो, ठीक है, लेक्चर्स को आप देख रहे हो, प्रॉपर बहुत मेहनत से आप पढ़ रहे हो। तो रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। कॉग्निटिव फंक्शंस इन्वॉल्व है किसमें, अटेंशन में, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग में, किसी चीज़ का डिसीजन लेना, ठीक है, मेमोरी से डिसीजन मेकिंग तो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था, ठीक है। तो भाई वो भी रेस्पॉन्सिबल है, ये भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को गेन करना, इस सारी चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेसल गैंग्लिया। इमोशन को रेगुलेट करता है, जैसे कि इमोशनल रेस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, सच एज जैसे कि फेयर, ठीक है, डर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का, ठीक है, स्माइल आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, वीप रो रहे हो, एंजाइटी डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं भाई, ये रेस्पॉन्सिबल होता है इनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक। द नेक्स्ट पार्ट इज दैट हिप्पोकैम्पस, नेक्स्ट पार्ट इज दैट हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इज अ ब्रेन स्ट्रक्चर क्रूशियल फॉर द मेमोरी फॉर्मेशन। बेसिकली देखो हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस का स्ट्रक्चर मैं भी आपको दिखाऊंगा, जस्ट वेट। हिप्पोकैम्पस अभी देख लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, अभी दिखा दूंगा, ठीक, सारे स्ट्रक्चर को हटाना पड़ेगा वरना।
तो हिप्पोकैम्पस क्या है भाई, किसका पार्ट है? सबसे पहले तो ये बात करते हैं भाई किसका पार्ट है, किसका पार्ट है। अभी हमने बात करें टीलेनसेफ्लॉन का पार्ट है। कौन कौन से टीलेनसेफ्लॉन के कितने पार्ट हैं? सेरिब्रम है, बेसल गैंग्लिया है, हिप्पोकैम्पस है, एमिग्डाला है। तो सेरिब्रम के बारे में हमने पढ़ लिया, बेसल गैंग्लिया के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं हिप्पोकैम्पस के बारे में, ठीक है। हिप्पोकैम्पस किसका पार्ट है? टीलेनसेफ्लॉन का। टीलेनसेफ्लॉन किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का, ठीक है, सिमिलरली। और फोर ब्रेन किस में आता है? ब्रेन में आता है। और ब्रेन किस में आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या है? ब्रेन का स्ट्रक्चर है, क्रूशियल है किसके लिए? मेमोरी फॉर्मेशन के लिए, स्पेशल नेविगेशन के लिए, ठीक है, और इमोशनल रेगुलेशन के लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है, सीखने के लिए। कन्वर्ट कर देता है शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। काफ़ी टाइम तक आपको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। स्पेशल नेविगेशन, रास्ता वगैरह भी याद रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। मेमोरी फॉर्मेशन, मेमोरी को जनरेट कर देता है, ठीक है। इस रास्ते से आया था, इस रास्ते से गया था, इस रास्ते पर स्कूल था, ये सारी की सारी चीज़ें। इमोशनल रेगुलेशन को कंट्रोल करने का काम करता है हिप्पोकैम्पस। The fourth is that and the last is that the last part of the क्या टीलेनसेफ्लॉन is that amygdala. Amygdala is a small छोटा almond shape, ठीक है, आलमंड यानी कि बादाम, ठीक है। तो आलमंड शेप का स्ट्रक्चर होता है, किस में होता है? बेसिकली टेम्पोरल लोब में होता है, ठीक है, टेम्पोरल लोब में होता है। टेम्पोरल लोब यानी कि जो कान की तरफ टेम्पोरल बोन है वहाँ की तरफ जो लोब थी उसको हमने बोला था टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब की तरफ होता है, स्ट्रक्चर होता है टेम्पोरल लोब में, जिसको हमने बोला एमिग्डाला। दैट प्लेज अ की रोल इन इमोशन प्रोसेसिंग। इमोशन प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रिगर करता है फियर रेस्पॉन्सेज को, ठीक है। बहुत जब डर लगता है तो उसके लिए जो फियर रेस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करता है? ट्रिगर करता है, लिंक करता है, जोड़ता है इमोशंस को मेमोरीज़ के साथ में, इमोशंस को मेमोरीज़ के साथ में लिंक करता है, इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशनल स्टेट के बेस पर। बेसिकली क्या है कि जो डिसीजन लेना है उसको क्या करता है? ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश हो तो बहुत ज़्यादा खुशी में क्या है कि आपने एकदम से कि भाई एकदम लाओ मिठाई का डिब्बा, तो ये सारी की सारी चीज़ें डिसीज़न आपने लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप एक क्या हो कि एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो मार दिया एक थप्पड़ किसी के भी, ठीक है। तो ये सारे के इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशनल स्टेट के बेस पर, ठीक है। तो ये अभी हमने फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ टीलेनसेफ्लॉन का हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं डायनसेफ्लॉन के बारे में। डायनसेफ्लॉन, ठीक है, डायनसेफ्लॉन। तो डायनसेफ्लॉन जो कि सेकंड पार्ट है, किसका सेकंड पार्ट है? प्रोजेंसेफ्लॉन का। प्रोजेंसेफ्लॉन का हमने बोला है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के दो पार्ट थे, टीलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन। टीलेनसेफ्लॉन में हमने पढ़ा सेरिब्रम के बारे में, और हमने पढ़ा किसके बारे में? सेरिब्रम के बारे में हमने जाना, हमने पढ़ा। और हमने किसके बारे में पढ़ा था? बेसल गैंग्लिया के बारे में, हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डाला के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है डायनसेफ्लॉन, इसमें हम पढ़ेंगे एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बारे में। इट इंक्लूड्स एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो एपिथैलेमस, द एपिथैलेमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर इन द ब्रेन। ब्रेन में बेसिकली छोटा सा स्ट्रक्चर है, दैट प्लेज अ की रोल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग इमोशनल रेस्पॉन्स, ठीक है। की रोल का क्या मतलब है? ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्ड आता है की रोल, यहाँ पर भी वर्ड आया की रोल का क्या मतलब है? ठीक है, जब तक चाबी नहीं होगी जब तक ताला नहीं खुलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेट करने में, इमोशनल रेस्पॉन्सेज को रेगुलेट करने में, स्लीप वेक साइकिल्स को रेगुलेट करने में, सर्केडियन रिथम्स जो है उसको रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स द पीनियल ग्लैंड। इसमें बेसिकली पीनियल ग्लैंड भी होती है जो कि सिक्रिएट करती है मेलाटोनिन हार्मोन, और मेलाटोनिन हार्मोन आपकी स्लीप वेक साइकिल को और सर्केडियन साइकिल को, रिथम को कंट्रोल करने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। एपिथैलेमस रेगुलेट करता है बॉडी के इंटरनल क्लॉक को और बैलेंस करता है इमोशंस को, ठीक है, बैलेंस करता है इमोशन को। सर इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दो। अभी इसकी पोजीशन को हम जान लेंगे। तो इसकी यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को हटाना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये स्ट्रक्चर दिख पाएगा, ठीक है। तो अभी देख लेंगे सारी चीज़ों को एक ही बार, ठीक है, एक ही साथ में। तो एपिथैलेमस, ठीक है, अभी आप इतना जानो, इसके फंक्शंस के बारे में आपने जान लिया कि भाई पीनियल ग्लैंड इसके अंदर बेसिकली होती है, कंटेन करता है पीनियल ग्लैंड, जिससे सिक्रिएट होता है मेलाटोनिन हार्मोन। एंडोक्राइन में इसको काफ़ी डिटेल में हम पढ़ लेंगे। और वो मेलाटोनिन हार्मोन कंट्रोल करता है स्लीप वेक साइकिल को, सर्केडियन साइकिल को, ठीक है, सर्केडियन रिथम को आपकी बॉडी में, ठीक है, और इमोशंस को बैलेंस करने में एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सेकंड पार्ट है डायनसेफ्लॉन का, सेकंड पार्ट है थैलेमस, ठीक है, थैलेमस। तो इसको एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को कैसे याद रखोगे आप? थैलेमस, थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला, ठीक है, ऐसा आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। और ये पार्ट है किसका? डायनसेफ्लॉन का। डायनसेफ्लॉन को कैसा आप याद सकते हो कि भाई टीले के ऊपर डायन बैठी है, ठीक है। ये टीलेनसेफ्लॉन था, इसके ऊपर क्या बैठी है? डायन बैठी है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। तो थैलेमस, द थैलेमस इज अ रिले सेंटर इन द ब्रेन।
थैलेमस क्या है भाई? रिले सेंटर है। किसका रिले सेंटर है? ब्रेन का। दैट प्रोसेसेस एंड ट्रांसमिट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो कि प्रोसेस करता है, ट्रांसमिट करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, कहाँ से? ठीक है, फ्रॉम द सेंसेस टू द कॉर्टेक्स फॉर प्रोसेसिंग के लिए। रेगुलेट करता है कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ठीक है, आप एकदम ठीक है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। फिल्टर आउट करता है अननेसेसरी सेंसरी डाटा, जो बेकार का, अननेसेसरी मतलब जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी सेंसरी डाटा है, ठीक है, उसको क्या करता है? फिल्टर आउट करता है। अलाउइंग टू फोकस एंड रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अलाउ करता है फोकस करने में, किस पर? रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन पर। यानी कि आप बाहर गए, मार्केट में गए, मार्केट में आपको 20 यो 50 यो सैकड़ों लोग आपको दिखाई देंगे। क्या ये ज़रूरी है कि 100 के 100 लोग या जितने आपको मार्केट में लोग दिखाई दिए, ठीक है, उन सबका चेहरा आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए? नहीं, क्योंकि अननेसेसरी जो सेंसरी डाटा है उसको क्या कर देता है? फिल्टर आउट कर देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है। और जो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फोकस, उस पर क्या करता है? ये काम करता है। क्रिटिकल गेटवे है सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फ्लुएंस करता है परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन इन्फ्लुएंस करता है, ठीक। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज़ अ स्मॉल, छोटा पार्ट है, बट वाइटल रीजन है ब्रेन का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है ब्रेन का, लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस, जो कि थैलेमस से जस्ट नीचे होता है, ठीक है। अभी मैंने बात करी थैला यानी कि थैलेमस, थैले के ऊपर थैला यानी कि एपिथैलेमस, थैले के नीचे थैला यानी कि हाइपोथैलेमस। तो किसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस? थैलेमस के नीचे होता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस। इट रेगुलेट करता है वेरियस बॉडी के फंक्शंस, इंक्लूडिंग जैसे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, ठीक है, हंगर है, भूख लग रही है आपको, प्यास लग रही है, ठीक है, हार्मोन सिक्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, इमोशनल रेस्पॉन्सेस हैं, स्लीप वेक साइकिल है, इन सारी की सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करते हैं। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, एंड नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में लिंक के तौर पर ये काम करता है। कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, यहाँ से बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई होती है, किस तरह से होती है वो अटैच, वो अभी थोड़ा सारा मतलब हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेस रिस्पांस को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, बाय मेंटेनिंग द होम्योस्टेटिस को मेंटेन कर कर जो हाइपोथैलेमस है वो इंश्योर करता है बॉडी के इंटरनल बैलेंस को, स्टेबिलिटी को, ठीक है, मेकिंग इट अ क्रूशियल कंपोनेंट फॉर ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल कंपोनेंट है, ठीक है, बनाता है आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम हैं जो कि हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। एंड यहाँ पर आकर हमारा ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है, ये लेक्चर हमारा होता है कंप्लीट। सो दैट थोड़ा सारा इन फ्लो चार्ट्स के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ काफ़ी अच्छे से सारी की सारी चीज़ों के बारे में। तो ब्रेन वगैरह के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ लेंगे बहुत ज़बरदस्त तरह से। देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सारा काफ़ी अच्छे से, ठीक। ह्यूमन ब्रेन हम पढ़ रहे थे भाई, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, बस कंप्लीट करने वाले हैं लेक्चर को, 2-4 मिनट और, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होंगे भाई? सबसे पहले तो सर हमारे बाल होंगे, ठीक है, हमारे सर पर हमारे बाल होंगे, ठीक है, ओके भाई, बाल होंगे, हेयर होंगे, हेयर के नीचे क्या होगा? हेयर के नीचे सर स्किन होगी, स्किन में बाल लगे हुए होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, स्किन होगी, स्किन के नीचे क्या होगा? स्किन के नीचे सर स्कल बोन होगी, आपकी खोपड़ी की बोन होगी, स्कल बोन होगी, ओके भाई, स्कल की बोन है। स्कल की बोन के अंदर क्या है? स्कल की बोन के अंदर क्या है? उसको हमने बोला ड्यूरा मैटर, जो कि थिक डबल फाइब्रस ए वेस्कुलर आउटर लेयर है, हार्ड है, ठीक है, ड्यूरा मैटर। उसके अंदर क्या होगी? एरेक्नॉइड होगी। ये आपको पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, पढ़ लो, बहुत अच्छा है, ठीक है, एरेक्नॉइड, बल्कि पढ़ना चाहिए, ठीक है, एरेक्नॉइड। फिर उसके अंदर क्या होगा? उसके नीचे सब एरेक्नॉइड होगा, स्पेस होगा, जो कि कंटेन करेगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये प्रेजेंट होगा बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर के बीच में। जो लास्ट वाली होगी लेयर, वो कौन सी लेयर होगी भाई? पिया मैटर होगी, कवरिंग होगी। ये सारी कवरिंग पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हेयर्स हमने पढ़े, सबसे ऊपर बाल होंगे, उसके नीचे स्किन होगी, उसके नीचे स्कल की बोन होगी, उसके नीचे स्कल की बोन के नीचे अब लेयर शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रेन जो है द वाइटल ऑर्गन, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेरियस लेयर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा पैक कर इसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बाहर लेयर होगी ड्यूरा मैटर, फिर उसके अंदर होगी एरेक्नॉइड मैटर, उसके बाद फिर होगी अंदर की तरफ पिया मैटर, और इन दोनों के बीच में भरा हुआ होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पर ये भरा हुआ है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होगी भाई? ये ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन होगी। तो कवरिंग जो है ब्रेन की, ये जो कवरिंग है इसको हमने बोला मेनिंजिस, ठीक है, मेनिंजिस। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें अगर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेनिंजिस में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ह्यूमन ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हमने बोला प्रोजेंसेफ्लॉन, इसके 2 पार्ट थे, टेलेंसेफ्लॉन, डायंसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन के 4 पार्ट थे, कौन कौन से भाई? सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब,
ठीक है, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ठीक है। और डायनसेफ्लॉन के 3 पार्ट थे, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी अच्छे से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सारा मैं आपको बता देता हूँ 4 ब्रेन के बारे में। यहाँ पर ये 4 ब्रेन के बारे में थोड़ा सारा देखो, ईच हेमिस्फीयर को हम यहाँ पर ये ठीक है, ईच क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में इसको 2 हम डिवाइड कर देते हैं। बीच में कौन करता है, मीडियन फिशर, बेसिकली सेंट्रल डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो कॉर्पस कैलोसम ये आ गई जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है। क्या करता है, कनेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है दोनों हेमिस्फीयर के बीच में, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी तो फिलहाल 4 ब्रेन में यहाँ पर इतना ही मेंशन है इसमें, ठीक है। तो ये देखो ये लोब्स हैं भाई, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। ये बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको, ठीक है, बाद में याद रखना है तो। इनके बारे में सबके हमने फंक्शंस के बारे में बात कर ली। इन दोनों को डिवाइड करता है सेंट्रल, ठीक है, सल्कस। इन दोनों के बीच में जो होता है फ्रंटल टेम्पोरल के बीच में जो इस दोनों को डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं लेटरल सल्कस या लेटरल फिशर। और पैराइटल ऑसिपिटल को जो डिवाइड करता है उसको हम बोला है पैराइटो ऑसिपिटल फिशर या सल्कस, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी के सारे ये इसके सारे जितने फंक्शंस हैं जिनके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जो न्यूक्लियाई हैं वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। डायनसेफ्लॉन्स में हमने पढ़ा भाई, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये थैलेमस है, ठीक है, ये एपिथैलेमस है, इससे पीनियल ग्लैंड जुड़ी हुई होगी जिससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलेगा। और यहाँ पर हाइपोथैलेमस है नीचे का पार्ट, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई होगी जिससे क्या है, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये काम करती है। और इससे क्या है कि हार्मोन्स निकल रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली, हाइपोथैलेमस वगैरह के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से जान लिया। नेक्स्ट लेक्चर में भाई मिड ब्रेन वगैरह को पढ़ रहे होंगे काफ़ी अच्छे से, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पर लेक्चर को स्टॉप कर दें क्या, ठीक है, लेक्चर को स्टॉप कर दें। एक बार सर उसमें और दिखा दो, ठीक है, 3D में। तो 3D में भाई देखो, 3D में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट, दोबारा से लगानी पड़ेंगी ना सारी चीज़ें, यस। तो यहाँ से देख लेती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने बात करी थी भाई, ये सब पार्ट एक तरह से 4 ब्रेन का है। तो ईच हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे, तो उसको यहाँ पर मैं हटा देता हूँ फ्रंटल लोब को, पैराइटल को भी हटा देते हैं, ऑसिपिटल को भी हटा देते हैं, टेम्पोरल लोब को भी हम हटा देते हैं। और अभी आपको, ठीक है, ये कॉर्टेक्स वगैरह भी नहीं पढ़ना, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, टेम्पोरल बोन को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अंदर यहाँ पर ये थैलेमस स्ट्रक्चर देखो आपको दिख रहा है, ठीक है, थैलेमस, ये जो स्ट्रक्चर है ये है बेसल गैंग्लिया, जो कि अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, बेसल गैंग्लिया, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा थैलेमस, इसको भी हटा देते हैं जब देख लिया तो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस हमने पढ़ लिया, इसको भी हटाओ, ठीक है। ये जस्ट वेट, ठीक है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, इसको भी हटा देता हूँ मैं, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड ये मिड ब्रेन है नीचे की तरफ, ठीक है, ये जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, ठीक है, इसको भी हटा दो। और ये जो पार्ट है ये कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन नहीं है अभी, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व वगैरह हैं जो कि आंखों की तरफ जा रही हैं, ये पीछे की तरफ सेरिबेलम है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसको भी हटाओ, सेरिबेलम को भी हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, ठीक है, एमओ मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, कल पढ़ लेंगे इसको काफ़ी अच्छे से, ठीक है। ये मिड ब्रेन का पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर यार मेंशन नहीं है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, ये जो स्ट्रक्चर है ये है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो ये टेम्पोरल बोन थी पीछे की तरफ की। तो सारा कुछ मैंने यहाँ सब ये हटा दिया, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गए होगा। नोट्स चाहिए सो दैट मेंशन मैसेज कर सकते हो आप व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और जो हाइंड ब्रेन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल। लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, कमेंट ज़रूर किया करो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है तो बेसिकली आपको वैसे भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।